Hello and welcome back to my YouTube channel. So as we already know कि हमने वर्क एनर्जी पावर एंड वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस को हमने फाइंड अप कर लिया था. So today we're gonna start with next chapter, which is our rotational motion. And in the rotational motion, the topic which we're gonna start is center of mass and the rotational motion. Okay. So before we start this chapter, let us take a quick look at the syllabus for your NEET syllabus. तो अगर हम सिलेबस को ध्यान से देखें तो हम इसमें नोटिस कर पा रहे हैं कि हमें चीजें क्या क्या कवर करनी है. सेंटर ऑफ मास हमें कवर करना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी कवर करना है, बेसिक ऑफ रोटेशनल मोशन करने हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम and its application. After that, in the next chapter, what we're going to do is the next chapter we're going to discuss the moment of inertia, that is gyration, values of moment of inertia, and then we are going to use parallel and perpendicular axis theorem and their application, equilibrium of rigid bodies, rotation and equation of रोटेशनल मोशन कंपैरिजन एंड लीनियर रोटेशनल मोशन. ठीक है, तो आज हमने हमारा जो काम है ये आपके सिलेबस का पार्ट है. हम थोड़ा जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर करेंगे. चैप्टर थोड़ा लंबा चला जाता है बट कोशिश मेरी ये थी कि मैं इसको एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करवा दूं, बट नहीं हो पाएगा. सो व्हाट वी गोना डू इस फर्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक को हम यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करेंगे इस, और कोशिश करेंगे कि हम इसी वीडियो में इस पोर्शन को भी कवर कर पाए. ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस थिंग. सो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले जो आपको पहली चीज पता होनी चाहिए जब हम शुरुआत करते हैं, तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्योंकि इस पूरे सिस्टम में अब हम रिजिड बॉडी से डील करने वाले हैं, तो पहली चीज है कि रिजिड बॉडी होती क्या है. ठीक है, तो हम इस बॉडीज को, रिजिड बॉडीज क्या होती है, इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो हम इसको एक बार फिर से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं फॉर मेमोरी आपकी, थोड़ा ऐसा ना याद आ जाए चीजें कि रिजिड बॉडी होती है तो होती क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद रिजिड बॉडीज होती क्या है. तो याद रखिएगा, रिजिड बॉडीज वो बॉडीज होती है कि जिन पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं, जिन पे मैं क्या करूं, जिन पे मैं अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो उनकी शेप एंड साइज जो होता है वो चेंज नहीं करता. याद रखना इस बात को. यहाँ से आपका बेसिक अगर पूछना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछना, तो यहाँ से पूछा जा सकता है रिजिड बॉडीज होती क्या है. रिजिड बॉडीज क्या होती है, वो बॉडीज विच डू नॉट चेंज देयर शेप स्लैश साइज ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. बट रीजन ये उठता है, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि रिजिड बॉडीज जो होती हैं उनका शेप और साइज चेंज क्यों नहीं करता है, उनका शेप और साइज चेंज क्यों नहीं करता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. वो इसलिए चेंज नहीं करता बिकॉज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आप उस पर जितने मर्जी फोर्स अप्लाई कर लो, द डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो क्या रहता है, रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि डिस्टेंस बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होता है सेम रहता है. इस वजह से क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उनकी शेप और साइज चेंज नहीं करता, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडीज बोलते हैं. ठीक है, अब ये रिजिड बॉडीज की डेफिनेशन हमने कर ली. रिजिड बॉडीज को स्टडी करने के लिए क्या होता है कि हमें एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जिस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे. ठीक है, सेंटर ऑफ मास स्टडी करने से पहले आपको दो चीजों का और पता होना चाहिए. ठीक है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंटरनल फोर्सेस क्या होती है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती है. तभी आप आगे पढ़, देखिए ये चीजें बेसिक होती हैं, सबको पता भी होती है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बार बेसिक से करूँ ताकि चीजें रहें. तो इंटरनल फोर्सेस क्या होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो होते हैं अपने आप एक दूसरे पे लगाते हैं. ठीक है, जो एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे हैं उनको आप बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस होती हैं. और एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती है जो बाहर से लग रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे ब्लॉक पड़ा है, इसको आप पुश कर रहे हो, तो ये कैसी फोर्स है, जो पुश कर रहा हूँ उसको मैं, वो कैसी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है. बट वहीं पे यही ब्लॉक को अगर मैं कंसीडर करूँ, तो ये जो एटम्स है, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, इस पे यहाँ से लग रही है, यहाँ से लग रही है, यहाँ से लग रही है. तो इंटरनल फोर्सेस को आप क्या, उनको क्या बोलते हो, उन तरह के फोर्सेस को क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्सेस बोलते हो. बट क्वेश्चन उठता है, अगर फोर्स लग रही है, ये चाहे इंटरनली लग रही है, तो बॉडी मूव क्यों नहीं करती. हमें कह रहे हैं कि इंटरनल फोर्सेस लगती है बट बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही. इसका रीजन ये होता है बिकॉज जो इंटरनल फोर्सेस होती है, बिकॉज इंटरनल फोर्सेस क्या करती हैं, कैंसल ईच अदर, कैंसल ईच अदर. इस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है ना, ये आपको आगे समझ आएगा. इस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये बहुत सिग्निफिकेंट लाइन है कि इंटरनल फोर्सेस दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. इस बात का मतलब क्या है, इसको अभी गांठ बांध के रखना, ये चीज आपको आगे समझ आएगी.
ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हो चुके होंगे आपके लिए। ठीक है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप इसको भूले ना। ठीक है, एक दूसरे को क्या करती है, कैंसिल कर देती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इतना हमने कर लिया, इसके बाद हम आगे स्टडी करते हैं। अब देखिए, अब आपका चैप्टर बहुत अच्छे से शुरू होने वाला है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ मोशन इन अ रिजिड बॉडी। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं, काइंड्स ऑफ मोशंस इन अ रिजिड बॉडी। ठीक है, अब हम इनको शुरू करने वाले हैं कि किस किस तरह के मोशंस होते हैं एक रिजिड बॉडी के। देखिए, तो मोशन की अगर हम बात करें, तीन तरह की मोशन को बेसिकली आप स्टडी करते हो। रिजिड बॉडी तीन तरह की मोशन को शो करता है। एक जो आपकी शो करता है वो होती है प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर ट्रांसलेशनल। एक होती है आपकी प्योर रोटेशनल, और एक होती है आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। समझिए बात को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है चीजें। प्योर रोटेशनल, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि कब वो रोटेशनल होगी, कब वो ट्रांसलेशनल होगी, और कब वो कॉम्बिनेशन होगी। तो ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू दिस थिंग। ये चीजें हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, ये चीज हमने काइनेमेटिक्स में डिस्कस की थी, बट स्टिल एक बार वाइंड अप इस चीज को कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बात करते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता है। प्योर ट्रांसलेशन मोशन का मतलब क्या होता है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम बात करने वाले हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको स्टडी कर लेते हैं। पर देखिए, हमें क्या पता है कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, लेट जस्ट से ये आपके पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है। आपको ये पता है कि ये जो बॉक्स है ये नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब हुआ क्या, मैंने क्या किया, इस पार्टिकल पे फोर्स लगाई, मैंने क्या किया, इस पार्टिकल पे फोर्स लगाई। ठीक है, तब होता क्या है कि अब होगा क्या कि जब मैं इस पार्टिकल पे फोर्स लगाऊंगा तो मैं एज्यूम करता हूँ कि पार्टिकल जो है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फोर्स लगी और वो पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गया। जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा तो क्या उसके सिस्टम में जो पार्टिकल्स थे वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचे, वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गए, पार्टिकल भी साथ साथ मूव किए। अब होता क्या है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की आपने कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन क्या है, उस मोशन को मैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहूंगा कि जब रिजिड बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव करती है ना, तो उसके सारे पार्टिकल्स जो होते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रेवल करते हैं। याद रखिएगा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होने की कंडीशन क्या है, कि कंडीशन ये है कि व्हेन, कंडीशन इसकी याद रखिए, व्हेन एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी, एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस। क्या कवर करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। और डिस्टेंस कैसा है, लीनियर, सर्कुलर वगैरह कुछ नहीं है, लीनियर डिस्टेंस है। ठीक है, इन अ गिवन टाइम इंटरवल, इन अ गिवन टाइम इंटरवल, उस तरह की मोशन को मैं क्या कहता हूँ, प्योर ट्रांसलेशन मोशन कहता हूँ। अब इस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है आपके लिए, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस लीनियर जो है गिवन टाइम, इसका मतलब ये है कि उन पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए उस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, जो हम पहले पढ़ के आए, रिजिड कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। समझ गए बात को। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्योर रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्योर रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्योर रोटेशनल मोशन। चलिए अब इसको स्टडी करते हैं एक बार। तो ये भी वही चीज है, बट फर्क इतना है कि बॉडी रोटेट करेगी। अब बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम को जो बॉडी आपकी घूम रही है, उसको मैं कब बोलूंगा कि रिजिड बॉडी जो है प्योर रोटेशनल मोशन में है। वो कोई भी रिजिड बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में कब होगी, कि जब, याद रखिएगा इस बात को, जब कंडीशन क्या है, व्हेन एवरी पार्टिकल, व्हेन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी moves, when the every particle of the body moves in a circle, in a circle which lies
which lies in a plane perpendicular to axis, which lies in a plane perpendicular to axis and has a center on its axis. अब देखिए ये लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आप समझिए लाइंस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पेपर में अभी तक जितने क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे आए हैं ना, वो डायरेक्ट नहीं आए हैं, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। और ये क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू में आपसे पूछा गया है। इस चीज को याद रखिएगा, प्योर रोटेशनल मोशन के जो एग्जांपल्स हैं, कि बताना था कि ये आप बता दो क्वेश्चन कैसा है, वो पीवाईक्यू में आया हुआ है और वो इसी कॉन्सेप्ट पे कर सकते थे। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर होगी कि अब इसको समझने के लिए अगर आपको समझाना चाहूँ मैं, तो ये वही डायग्राम जो आपकी बुक में गिवन है, हम उसी डायग्राम को बनाते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक कोई रैंडम रिजिड बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, और हम क्या चूज करते हैं, एक उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन को चूज कर लेते हैं, कि हम ये एज्यूम करते हैं कि वो जो बॉडी है इस एक्सिस पे क्या कर रही है, घूम रही है, इस तरह से वो घूम रही है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, ये कहता है कि वो रिजिड बॉडी रोटेशन प्योर रोटेशनल मोशन में कब होगी, कोई भी रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में तब होगी कि जब एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, अब ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से बनी हुई, लेट अस अज्यूम हम इसमें से रैंडमली कुछ पार्टिकल्स को उठा लेते हैं। हम बोलते हैं कि एक पार्टिकल P1 जो है आपका इधर पड़ा हुआ है और एक रैंडम पार्टिकल P2 आपका यहाँ से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है कि जहाँ पे रिजिड बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में तब होती है कि जब बॉडी रोटेट करे, किस तरह से रोटेट करे, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। और फिक्स्ड एक्सिस हमारे केस में क्या है, ये वाली हम रिज्यूम कर रहे हैं वो जेड एक्सिस पे रोटेट कर रही है। ठीक है, और जब वो रोटेट कर रही है, वो इस तरह से रोटेट कर रही है, वो इस तरह से रोटेट कर रही है कि हर पार्टिकल जो है वो भी क्या कर रहा है, हर पार्टिकल जो है एक सर्कल में मूव कर रहा है, कि हर पार्टिकल जो है एक सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, और जब वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो ये सर्कल कहाँ पे लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लीजिएगा इसको। इस लाइन का मतलब क्या है, विच लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे आप जेड एक्सिस के क्रॉस रोटेट कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट P1 होगा या जो पार्टिकल P2 होगा, ये आपका रोटेट करेगा इन अ सर्कल, और वो सर्कल आपका कहाँ होगा, सर्कल होगा आपका एक्स वाई प्लेन में। कहाँ होगा आपका एक्स वाई प्लेन में, इस बात को भूलिएगा मत। इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। वो पूछ लेगा कि अगर रोटेट कर रहा है तो वो सर्कल कौन से प्लेन में हुआ, एक्स वाई में। वैसे ही अगर मैं बोलता अगर ये वाई एक्सिस में है, तो आपका सर्कल कहाँ होता है, एक्सजेड प्लेन में होता, आपका सर्कल कहाँ होता है, एक्सजेड प्लेन में होता। और इस सर्कल का सेंटर कहाँ है, इस एक्सिस, सेंटर कहाँ है, इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर इस सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है, आप देखो ये चीज यहाँ तक क्लियर हुई, ये चीज यहाँ तक क्लियर होगी आपकी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपके लिए आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब हुआ क्या, अब यहाँ पर जब भी सर को प्योर रोटेशनल मोशन होगी, तो आपको दो तीन चीजों का और ध्यान रखना है, जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ लिख देते हैं हम आपके लिए। ठीक है, जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ लिख देते हैं हम आपके लिए। ठीक है, अब देखिए समझिए इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए। पहली चीज आपके लिए ये है, नंबर वन, एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ ऑल पार्टिकल्स रिमेन्स सेम। अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल की क्या है, सेम रहेगी, इरिस्पेक्टिव irrespective of the distance from the axis of rotation, irrespective of the axis of rotation। ये आपका क्वेश्चन बनता है assertion and reason के लिए, यानी आप अगेन रिपीटिंग दिस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा मैंने आपको, क्योंकि आप लोग स्किप कर देते हो ना चीजों को, तो आई होप जब आप स्किप करोगे तो आपकी चीजें दिख जाएगी, स्किप नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यहाँ क्या समझनी है,
दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और समझनी पड़ेगी। अब क्या है कि उनकी रिजिड बॉडी है, सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज और याद रखनी है, इनकी लीनियर वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये चीज आपके लिए यहाँ क्लियर हुई? ठीक है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभी बता देता हूँ। इस पूरे कॉन्सेप्ट में देखिए, बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार के जाते हैं चीजों को, और मैं आपको यही चीज आ रहा हूँ कि आपको रट्टा नहीं मारना, आपको चीजें समझनी है। इस कॉन्सेप्ट पे आपका पी वाई क्यू आया हुआ है, पी वाई क्यू इस कॉन्सेप्ट पे आपका आया हुआ है। तो इसको मैं, जो बच्चे स्किप करते हैं उनके लिए बता दूं, ये पी वाई क्यू यहाँ से आया हुआ है, ध्यान से समझ की बात को, ठीक है ना। आई होप ये बात क्लियर होगी। और यहाँ पे एक चीज और जो ऊपर हमने मिस कर दी, हर पार्टिकल जो है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, every particle has same linear velocities। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और कुछ मिस तो नहीं हुआ? नहीं, अभी तक सब सही चल रहा है। आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और थर्ड और फाइनल केस आता है जब बॉडी के पास क्या है, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन दोनों है। जब बॉडी के पास आपकी रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन बोथ है, यानी कि हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। जब बॉडी क्या कर रही है, आपकी चल भी रही है और रोटेट भी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बहुत फेमस क्वेश्चन आते हैं कि आपका क्या है, एक आपके पास ऐसे इंक्लाइंड प्लेन आपको गिवन है, और ऊपर से क्या है, एक बॉडी जो है वो नीचे को इस तरह से आ रही है, सर्कुलर, ऐसे मान लो कोई सिलेंडर है या स्फीयर है, वो नीचे को आ रहा है। तो जब वो नीचे को आएगा, तो वो सिर्फ नीचे को आ ही नहीं रहा है, वो रोटेट भी कर रहा है। तो आपने कभी ये देखा है कि कभी भी कोई भी सिलेंडर होगा या वो ऐसे सीधा ही निकल के आ जाता है? नहीं, वो रोटेट करता हुआ नीचे को आता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस तरह के मोशन को जहां पे वो मूव भी कर रहा है प्लस रोटेट भी कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, वो केस होता है आपका प्योर रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन का। समझ की बात को, अगर बॉडी कभी पेपर में कंफ्यूजन हो जाए, समझने का सबसे बड़ी तरीका यही है। अगर वो चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखिएगा। ये जब हम उसकी काइनेटिक एनर्जीज वगैरह निकालेंगे तब इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, जब हम काइनेटिक एनर्जीज वगैरह निकालेंगे, ठीक है। जब हम कंजर्वेशन के लॉज लगाएंगे तब समझना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तब ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बहुत पीवाई क्यूज आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। वहां पे बच्चों को यही समझ नहीं आता, काइनेटिक लगेगी रोटेशनल लगेगी। तो याद रखिएगा, जब वो चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो कॉम्बिनेशन लगेगा रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, यानी कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर लगेगा। बट जब वो सिर्फ घूम रहा है, तो सिर्फ जब घूम रहा है, चल नहीं रहा है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और जब वो चल रहा है और घूम नहीं रहा, तो हाफ एम वी स्क्वायर। समझ के बात को, इस चीज को ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो हमारे पास है क्या, सेंटर ऑफ मास। क्या चीज है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को समझने का जो बेसिक डेफिनेशन सबने याद की हुई, कि हम बोल के चलते हैं कि हम ये वो पॉइंट है जहां पे हमें जूम करते हैं, सिस्टम का सारा मास जो है कॉन्सेंट्रेटेड है। ये बेसिक डेफिनेशन तो सबको पता है कि whether whole mass of the system is supposed to be concentrated। बट क्वेश्चन ये है कि हम ऐसा एज्यूम क्यों करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा हम एज्यूम क्यों करते हैं, वो इसलिए एज्यूम करते हैं कि लेट जस्ट से कि आपके पास एक बॉडी है, आपके पास एक बॉडी है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए वो बनी हुई है इतने पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, हम सिर्फ एग्जांपल लेके चलते हैं, 6 पार्टिकल से मिलके वो बॉडी बनी हुई है, ठीक है। मैंने इस बॉडी पे क्या हुआ, फोर्स लगाई इस तरह से। तो इस बॉडी पे इस फोर्स का जो इफेक्ट पड़ेगा,
अगर हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करेंगे तो हमें इस फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है, इस फोर्स का इफेक्ट जो है, इन 6 के 6 पार्टिकल्स को यूज करके निकालना पड़ेगा और फिर फाइनली हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। समझ गए? तभी आएगा। बट अब सोचो कि अगर यही चीज मान लो 1000 पार्टिकल्स है, करने में जान निकल जाती है, तो उस चीज को बचने के लिए हमने क्या किया, हमने एक कॉन्सेप्ट उठाया कि ये जो 6 पार्टिकल्स हैं इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ ए पार्टिकल से, ये रहा। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जितना इफेक्ट ये फोर्स 6 पार्टिकल्स पे लगा रही थी, उतना ही इफेक्ट ये फोर्स अगर हम एज्यूम कर लें कि सारा मास जो है एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उस पे लगाएगी तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो ये है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी का एक पॉइंट है जहां पे क्या होता है, एंटायर मास ऑफ सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। और इसका फायदा क्या है कि हम फोर्सेस के इफेक्ट को इजीली स्टडी कर पाते हैं। फोर्सेस के इफेक्ट को इजीली किसी बॉडी पे क्या लग रहा है उसको आप स्टडी कर पाते हैं। ठीक है? आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट है आपके पास सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल सिस्टम। अगर आपका 2 पार्टिकल सिस्टम का है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, ये मेरे ख्याल से आपके सिलेबस का जो है यहाँ लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम। ठीक है? अब इसमें ध्यान रखिएगा पहली चीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है। क्या? सपोज कीजिए कि आपने क्या किया, ये आपके पास एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास एक्सिस है, ठीक है। आपने क्या है, एक पार्टिकल आपका रखा हुआ है आपने यहाँ पे, और एक पार्टिकल जो है आपने रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आप कोई बोल रहे हो, इसमें ना दो तीन चीजों के कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, उसको बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देखने में इजी है, मैं बता रहा हूँ, पर इस पे जब क्वेश्चंस आते हैं वो इतनी आसानी से निकलते ही नहीं है। ठीक है ना? तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, वरना बेसिक फॉर्मूला इसमें है तो सिर्फ एक फॉर्मूला ही वरना। ठीक है, अब देखिए, ये रहा पॉइंट है और हम ज्यूम कर रहे हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पॉइंट सी पे है। पॉइंट सी आपका सेंटर ऑफ मास है। ये रहा ए जिसका मास कितना है m1, ये है बी इसका मास कितना है m2। ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर वेक्टर जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है r1 वेक्टर, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका r2 वेक्टर। आई होप ये बात क्लियर होगी। इस पे m2 पे लग रही है फोर्स f2 और m1 पे लग रही है फोर्स f1। हम ये एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो पहली चीज जो हम इसमें स्टडी करेंगे, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं आपको इसमें वही डिस्कस करो, इसकी डेरिवेशन आपके काम की नहीं है। हमें पूछा जाएगा आर वेक्टर की, आर वेक्टर का डिस्टेंस कितना है। हमसे पूछेंगे कि आर वेक्टर का डिस्टेंस कितना है, आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेटेड है। तो सेंटर ऑफ मास आपका लोकेटेड होगा, उसकी पोजीशन निकलेगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2 ओवर m1 प्लस m2। ये बात आपके लिए यहाँ क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसमें ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बता दूं कि क्या चीज है। क्या चीज है, इसको इस इक्वेशन को ना हम वैसे भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखने का तरीका है, पर समझने का तरीका डिफरेंट हो जाता है कि m1 प्लस m2 ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पेपर में कई बार क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं चीजों को समझने में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, इस चीज को वैसे भी। अब देखिए, अब जो है मेन पॉइंट जहां से क्वेश्चन आते हैं, अब जो है मेन पॉइंट जहां पे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको समझते हैं। देखिए पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है यहाँ से, आई होप ये आपके बुक्स में मेंशन होगी। इफ दिस पॉइंट्स आर नॉट मेंशन इन अ बुक्स, आई होप आप इसको लिखते चलिए साथ साथ में। ठीक है, ये एक बात है, पहली चीज, इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को मैं सीओएम से लिखूंगा शॉर्ट में लिखने के लिए। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, सेंटर ऑफ मास जो है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास को यूज करते हैं, इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ मास, ये लिख दिया आपके लिए ताकि आप इसमें कंफ्यूजन ना हो, ऑलवेज lies close to the body, close to a body with larger mass। ये पहली चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है।
अगर जिसका मास ज्यादा है, या अगर इसमें मान के लेता है m1 का मास ज्यादा है, तो m1 की तरफ को लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। पॉइंट नंबर 1। क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है, ये जो सबसे मेजर पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आई होप इतनी सी बात आपके लिए क्लियर होगी। दूसरी चीज इसमें जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर दोनों के क्या है, मासेस बराबर है, if m1 is equal to m2, तो इसमें याद रखना है if m1 is equal to m2, this implies आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ लाई करेगा, उनके सेंटर पे लाई करेगा, उनके सेंटर पे लाई करेगा। ये सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगेन r1 प्लस r2 लिखा, सो सॉरी, और ठीक लिखा था, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर ओवर टू, सेंटर ऑफ मास उसका वहां लाई करेगा। आई होप ये बात आपके लिए यहाँ क्लियर हो गई, ये 2 पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हो गए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, ये तो 2 पार्टिकल्स के, अगर आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, ठीक है। और ना इसमें एक चीज और पूछी जा सकती है, हमने जो फॉर्मूला याद किया, हमने फॉर्मूला याद किया कि r वेक्टर इज इक्वल टू, हमने जो फॉर्मूला याद किया, r वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2। बट लेट्स जस्ट से कि वो आपको क्वेश्चन में इस बार पूछ ले कि आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा। लेट जस्ट से कि वो आपको बोल रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 और गिवन है x2 y2, वो आपको बोले ऑप्शंस में ऐसे बोले, देन r वेक्टर की वैल्यू कितनी है एंड x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, या y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तब क्या करोगे? तब भी हमने कुछ नहीं करना है, हमने घबराने वाली बात नहीं है। आर वेक्टर की वैल्यू तो आपकी कैसे निकलेगी, आर वेक्टर की वैल्यू तो आपकी ऐसे ही निकलेगी। बट अगर आपको बोले एक्स कोऑर्डिनेट की सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो वो भी सिंपल है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/m, ठीक है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एम आई एक्स आई। इस चीज का मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं ताकि आपको घबराने की दिक्कत ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो कि आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 करके आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है कि x इज इक्वल टू 1/m। ये 1/m कहाँ से आया, 1/m कैसे आया, ये जो m1 प्लस m2 था, जैसे तो यहाँ पे कितना होगा, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस ऐसे से लेके mn तक, तो m को मैंने 1m लिख लिया। समीशन, समीशन का मतलब होता है सम, कहां से, i की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, तो यानी कि m1 mi xi। तो यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस ऐसे ऐसे करके mn xn ओवर m1 m2 ऐसे से लेके mn तक। तो मैंने इतनी बड़ी नोटेशन से बचने के लिए मैंने इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लिया। आई होप ये बात क्लियर होगी आपके लिए। ठीक है, जैसे अगर मानो 3 पार्टिकल होते तो सिर्फ m3 x3 तक लेते और m1 प्लस m2 प्लस i3 हो जाता, और i की वैल्यू 1 से लेके 3 तक जाती। आई होप ये इतनी सी बात क्लियर होगी। वैसे y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, y आप निकाल सकते हैं, z कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। बट क्वेश्चन ये उठता है, और ये बात याद रखिएगा, समीशन का मतलब होता है एडिशन, कि आप उन सबको ऐड करने वाले हो। समीशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। अब इसका मतलब क्या होता है, अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, कई जगह पे समीशन यूज होता है और कई जगह पे आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। कई जगह पे समीशन होता है और कई जगह पे इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है, ऐड करना होता है चीजों को। बट प्रॉब्लम ये है कि समीशन में और इंटीग्रेशन में फर्क कैसे पता लगेगा, आपको कैसे पता लगेगा कि कब आपने क्या करना है, समीशन यूज करना है, कि कब आपने समीशन यूज करना है और कब आपने इंटीग्रेशन यूज करनी है। तो उस चीज का पता कैसे लगता है, कि अगर सपोज करो कि आपके पास n इस तरह से है कि आप n को काउंट कर सकते हो, काउंटेबल है, जैसे 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 100 तक, ठीक है, जो भी आप डिफाइन करते हो, क्या क्या काउंट, कितना आप काउंट कर सकते हो, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, समीशन की वैल्यू, तब आप समीशन यूज करोगे। बट वहीं पे अगर आपका कॉन्टिन्यूस सिस्टम है, जहां पे n की वैल्यू जो है, मतलब मान लीजिए 1 से लेके लेट जस्ट से 10,000 तक है, तो 10,000 तक काउंट थोड़ा ना करोगे आप उसको काउंट नहीं कर सकते, मतलब फिजिकली आप उसको काउंट नहीं कर सकते। और जहां पे कॉन्टिन्यूस सिस्टम है वहां पे आप इंटीग्रेशन यूज करते हो। इसको एक तरीके से और समझा जा सकता है कि जहां पे आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज है,
तो वहां पे आप समीशन यूज करोगे। ये कॉन्सेप्ट जो है ना डिस्क्रीट वैल्यूज वाला, ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कहाँ पे आपने समीशन यूज करनी है और कहाँ पे आपने इंटीग्रेशन यूज करनी है। और जहां पे कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, वहां पे आप क्या यूज करोगे, इंटीग्रेशन यूज करोगे। वहां पे आप क्या यूज करोगे, इंटीग्रेशन। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का मतलब वन से लेके, और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का फर्क आई होगा आपको पता होगा। डिस्क्रीट का मतलब होता है मैं वन से टू गया, टू से थ्री गया, थ्री से फोर गया। कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैं वन से लेकर टू के बीच की वैल्यूज को भी लूंगा। तो आप कितना कैलकुलेट करोगे, समझ गए। डिस्क्रीट का मतलब होगा जैसे मैं वन से टू गया, टू से मैं थ्री गया। क्वांटिटी सिस्टम का मतलब ये है कि वन से मैं 1.1 भी जा सकता हूँ, 1.0001 भी जा सकता हूँ, 1.0003 भी जा सकता हूँ, वैसे करके मैं टू तक जाऊंगा। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस सिस्टम है। और ये क्या है, डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम होगा तो समेशन यूज करेंगे, और अगर आपका कॉन्टिन्यूस सिस्टम होगा तो आप क्या यूज करोगे, तो आप यूज करोगे ये समेशन का साइन, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन। तो अगर मैं इंटीग्रेशन का साइन यूज करूंगा तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही 1/m इंटीग्रेशन ऑफ आर वेक्टर डीएम वेक्टर। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बेस पे आपका पी वाई क्यू उसके आ रखे हैं, पी वाई क्यू आपके आ रखे हैं इसमें। ठीक है, आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हो। अब आ जाइए तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आपने क्या करना है, एक चीज तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशंस होती है डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज की, वो आपने याद कर लेनी है। कि जैसे सपोज कीजिए कि हॉलोस्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, सॉलिड स्फेयर का कहाँ याद करता है, सर्कुलर रिंग का कहाँ एक्ट करता है, ये चीज आपको सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। मगर यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी may lie outside of the body where no mass is present। याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये may lie outside, may lie outside of the body where no mass is present, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए आपके पास एग्जाम्पल आता है, बैंगल का एग्जाम्पल आता है, या आप उसको हॉलोस्फेयर ले लीजिए, या आप रिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए। रिंग ले लेते हैं, तो रिंग की अगर हम बात करें तो रिंग किस तरह से होती है, रिंग इस तरह से होगी। सारा का सारा मास जो होगा रिंग का, वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, सेंटर ये सारा एम्प्टी स्पेस है, ये सारा क्या है, एम्प्टी स्पेस है, ये सारा एम्प्टी स्पेस है आपका। मगर इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो यहाँ नहीं लाई करता, यहाँ कहीं लाई नहीं करता। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, इसका सेंटर ऑफ मास इस रिंग के अंदर लाई करता है, जहां पे अपने आप में कोई मास प्रेजेंट नहीं है। तो याद रखिएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी में लाई इनसाइड और आउटसाइड, ये भी याद रखना। ठीक है, पहली चौथी चीज, चौथी चीज में हमने एक और याद रखनी है, क्या चीज, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यानी कि आपके इसमें जैसे स्फेरिकल या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप ट्रांसलेशन सॉरी अगर आप कार्टेशियन लो या पोलर लो, दोनों में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम होगी। आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास आर करेक्ट। ऑप्शन देंगे, आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है। तो यानी कि यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो वहां पे क्या बोलेगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डिफरेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के इंडिपेंडेंट, आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करो या आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करो, आपका जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो वहीं की वहीं रहती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोऑर्डिनेट इसकी सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, याद रखिएगा चेंजेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंजेस कब चेंज करेगी, ओनली ड्यूरिंग, कब चेंज करती है, ओनली ड्यूरिंग ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, याद रखिएगा इस बात को।
सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन में उसकी पोजीशन जो है वो चेंज करती है। इसकी जो पोजीशन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, बट रिमेन्स unaffected अंडर रोटेशनल मोशन। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भूलिएगा मत। समझ पा रहे बात को? ठीक है। और हमने इसमें एक लाइन पढ़ी थी कि सेंटर ऑफ मास वही इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है जो पूरे सिस्टम पे लगते हैं, तो वो उस पॉइंट पे लगा तो उतना ही रहेगा। तो यानी कि ये प्रूव करता है कि लॉज ऑफ मैकेनिक्स ये प्रूव करता है इस बात को, लॉज ऑफ मैकेनिक्स विच आर ट्रू फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर इक्वली वैलिड फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा प्लीज। इस एटलीस्ट इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इन चीजों को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये होमवर्क क्या है, आपने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को याद कर लेना है, क्योंकि पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि भैया बता दो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसकी सिस्टम की कहां से लेके कहां तक होगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो हमने चीज पढ़ी ना कि वही इफेक्ट जो सेंटर ऑफ मास पे होगा, वही कंबाइंड इफेक्ट को हम स्टडी कर सकते हैं द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वही कॉन्सेप्ट्स को अब हम यहाँ यूज करेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो पहला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर हम इसकी बात करें, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, तो देखिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की हम बात करेंगे तो पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी की। पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की, बात कर सकते हो आप, एक्सेलरेशन की बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम की बात कर सकते हो। पहले हम अगर मोशन की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, हर पॉइंट पे आप फोर्स ऑफ F अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पूछेगा कि इस पे पूरे सिस्टम पे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, तो पूरे सिस्टम पे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको ये चीज का याद रखना है कि एम ए वेक्टर इज इक्वल टू, वही चीज जो हमने कहा था कि F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, कि अगर सिस्टम पे फोर्सेस लग रही हैं तो हमें क्या करना है, हम स्टडी करते हैं कि भाई इंडिविजुअल पार्टिकल पे फोर्स जो लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, उसको फिर एडिशन करते हैं। तो अगर मैं वही चीज क्या करूं, सेंटर ऑफ मास पे उतनी फोर्स लगा दूं, तो वही सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये उसका पहला प्रूफ आपके पास निकल के आ जाता है। ये भी पूछा जाता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस प्रूव्स द कांसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये पहली क्वेश्चन बन सकती है जिसको प्रूव कर पाती है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, कि ये जो फोर्सेज है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, एक्सटर्नल फोर्सेज होने चाहिए। यहाँ पे कैच क्या है कि फोर्सेस मस्ट बी एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरनल होंगी तो अपने आपको कैंसिल कर देती, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस जो होती है वो पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। इंटरनल फोर्सेस किस में एग्जिस्ट करती हैं? इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। अगर वो पेयर में एग्जिस्ट करती हैं तो वो खुद एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, मगर एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी तो कैंसिल नहीं करती है, कर सकती हैं अगर बैलेंस कर जाए, अगर बैलेंस नहीं करे तो कैंसिल नहीं करेंगी। तो यानी कि यहाँ की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके पास निकल के आती है, वो निकल के आती है एम ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखा तो प्रॉब्लम पेपर में जानते हो क्या होगा, वो यहाँ पे क्या करेगा, एफ एक्सटर्नल की जगह एफ इंटरनल कर देगा, पूछेगा कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, तो आप उसको गलत करके आ जाओगे अगर आपको पता नहीं है तो। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते हो किस चीज को, आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो मोमेंटम को। किसको? मोमेंटम को। ठीक है, तो अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मोमेंटम की, तो अगर जैसे हम बात करते हैं लीनियर, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो वो भी चीज क्या आ जाएगी, P vector is equal to mv vector is equal to m1 v1 vector plus m2 v2 vector plus m3 v3 vector plus इस तरह से आगे तक चलता रहेगा m1 vn vector तक।
अब ना यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, जो कॉन्सेप्ट हमने फोर्सेस में भी स्टडी किया था और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी स्टडी करेंगे। हमें ये पता है कि अगर मैं बोलूं, अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कोई सिस्टम ऐसा है कि जिसपे जो है एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है, लेट अस से वी हैव अ सिस्टम, ठीक है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, लेट जस्ट से वी हैव अ सिस्टम फॉर विच एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो है, इस बात से आपको क्या पता लगता है? इस बात से मुझे ये पता लगता है, पहली चीज, कि एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम है, एम जीरो तो हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन इज जीरो। पहली चीज ये पता लग रही है। दूसरी चीज क्या पता लग रही है कि अगर a इज इक्वल टू जीरो है, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि dv ओवर dt क्या है, वो जीरो है। ये बात पता है। अगर dv ओवर dt जीरो है, इस बात का मतलब क्या है कि v की वैल्यू क्या है, ये तो कांस्टेंट है और जीरो है। ये बात याद रखिएगा। वैसे ही यहां से एक बात और पता लगती है, अगर f एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है, dp ओवर dt क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और जीरो है। इस बात का मतलब क्या हुआ, या तो इम्प्लाइज v इज इक्वल टू जीरो है और v इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो है। और जिस सिस्टम में, जिसमें नेट फोर्स जो होती है सिस्टम पे जीरो होती है, कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, उन सिस्टम्स को आप क्या बोलते हो? उन सिस्टम्स को आप आइसोलेटेड सिस्टम्स बोलते हो। क्या बोलते हैं आप उन सिस्टम को? आइसोलेटेड सिस्टम्स बोलते हो। तो यानी कि अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम ले रहा हूँ जिसमें सेंटर ऑफ मास पे, मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास पे जो है फोर्स जो लग रही है वो जीरो लग रही है, यानी कि सिस्टम जो कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, इस आपकी बुक में एग्जांपल्स गिवन होंगे, सम एग्जांपल्स ऑफ सेंटर ऑफ मास गिवन होंगे। आपने उन सारे ही एग्जांपल्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, उन सारे एग्जांपल्स को पढ़ लेना है। बट उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल आता है, जहां से आपका पी वाई क्यू आया है, जहां से आपका पी वाई क्यू आया हुआ है, वो कहाँ से आया है? वो आपका एग्जाम्पल आया है पी वाई क्यू का, वो आपका आया है, पहली बात है पी वाई क्यू, ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग देखते नहीं मेन मेन चीजें। तो पी वाई क्यू आपका यहाँ से आया है। तो पी वाई क्यू कहाँ से आया है? देखिए कैसे आया है पी वाई क्यू। वो क्या करेंगे, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है, वो किस में है, प्रोजेक्टाइल मोशन में है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह से है कि पहले क्या गया, वो पार्टिकल जो है इस तरह के मोशन में, ये उसकी आइडियल मोशन होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहां से एक पार्टिकल को फेंका, यहां से हमने एक पार्टिकल को फेंका, और वो पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा। हाईएस्ट पॉइंट पे वो पार्टिकल आपका पहुंच गया। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो पार्टिकल जो है क्या हुआ, ती एक्सप्लोड कर गया, और एक्सप्लोड इस तरह से किया कि वो 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में ब्लास्ट कर गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा था, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी द ट्रेजेक्टरी, व्हाट विल बी द ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद रखिएगा, इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आके वो एक्सप्लोड कर गया, तो सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी क्या होगी? तो ये क्वेश्चन आपका पी वाई क्यू है। 2 मिनट के लिए सोचिए और मुझे बताइए आपका आंसर क्या है। आप मतलब मुझे बताइए, मतलब मैं एज्यूम कर रहा था मेरे सामने बैठे, आई एम सो सॉरी। आप देखिएगा आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी क्या होगी? विल रिमेन सेम। इस बात का मतलब क्या है? दैट सेंटर ऑफ मास विल फॉलो द सेम path as original particle या बॉक्स बिफोर एक्सप्लोजन। अब ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि वो ओरिजिनल पाथ पे ही रहा? वो इसलिए हुआ बिकॉज, अभी ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्यों ऐसा हुआ, क्यों? इसका रीजन, असर्शन है, रीजन ये के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बिकॉज रीजन क्या है उस चीज का? रीजन उसका ये है क्योंकि एक्सप्लोजन जो है occurs occurs ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस।
और इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। तो इसलिए क्या होता है कि वो पार्टिकल जो होता है क्या करता है, वो सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन में रहता है, और यही इफेक्ट है, ये पार्टिकल यहाँ एक्सप्लोड करता है, यहाँ एक्सप्लोड करता है, यहाँ एक्सप्लोड करता है, कहीं पे भी करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपसे बोले कि उसके बाद वाले जो पार्टिकल, मान लो ये 3 हिस्सों में टूट गए, एक हिस्सा इसका यहाँ चला गया, एक हिस्सा यहाँ चला गया, एक हिस्सा यहाँ चला गया, एक हिस्सा यहाँ चला गया, तो ये पार्टिकल अपने अपना सेंटर ऑफ मास को फॉलो करेंगे, बट कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अपनी अपनी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेंगे। बट ये जो सेंटर ऑफ मास होगा, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास जो होगा, वो अपने प्रोजेक्टाइल वाले पाथ को ही फॉलो करेगा। क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है, ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो चीजें आती हैं वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी। ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, इस पे हम ज्यादा जाएंगे नहीं। हम सिर्फ बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज को याद करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, किस तरह से निकालते हैं, क्या चीज है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि एंगल कितने से चेंज किया, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, कितने टाइम में कितना एंगल चेंज किया। ठीक है, और हम अगर ये एज्यूम कर लें कि डेल्टा टी क्या है, टेंड्स टू जीरो कर रहा है, तो यही फॉर्मूला ओमेगा आपका किस में चेंज हो जाएगा, डी थीटा ओवर डी टी में। समझ गए बात को? इसका मतलब क्या है, तो यानी कि डेल्टा थीटा और डी थीटा और डी ओमेगा में क्या फर्क है, डी थीटा और डी थीटा में क्या फर्क है। अगर आपका इंटरवल ज्यादा है तो आप डेल्टा यूज करोगे, अगर इंटरवल बहुत ही छोटा है, क्योंकि आप पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हो, तब आप डी बाई थीटा बाई डी ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी यूज करोगे। पेपर में ये मैंने आपको डिफरेंस इसलिए बता दिया कि पेपर में अगर मान लो पेपर, क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लगता है कि पेपर थोड़ा सा टफ आएगा, विल बी ऑन अ टफर साइड, मान लो कि वो क्वेश्चन में पूछ लिया। ठीक है, फॉर अ से पूछते कंपैरेटिवली लार्जर इंटरवल ऑफ टाइम, ओमेगा इज डिफाइंड एज, तो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी की फॉर्म में डिफाइन किया जाएगा। ऑप्शन में आपके पास क्या होगा, ऑप्शन में आपके पास डी थीटा बाय डी टी होगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी होगा, या बोथ होगा, या नन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डेल्टा थीटा, अगर टाइम इंटरवल थोड़ा ज्यादा है। बट वहीं पे अगर वो बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी हो चुकी है, तो उस केस में आप ओमेगा यूज करोगे डी थीटा बाई डी टी। बट अगर सिंपली पूछे कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, तब आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके यूनिट्स, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वो याद कर लेना है, और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं, वो आपने कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड वी, लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा। तो इसके बीच में आपको रिलेशन याद रखना है कि वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इस चीज को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। क्यों इस चीज को याद रखना आपके लिए जरूरी है, ये चीज मैंने आपको पहले भी डिस्कस की थी कि वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये स्टेटमेंट आपकी सही है, कभी भी वी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर मत करना, ये गलत है। ये चीज गलत है, ये चीज आपकी सही है। क्यों है ऐसा, बिकॉज A vector cross B vector is not equal to B vector cross A vector। समझ गए बात को, ये है रीजन इस चीज का, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और इस रूल को क्या बोलते हैं वो आपने मुझे बताना है कि आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है, क्लियर होगी बात को? अब यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज चलो पहले बता देता हूँ क्या है, वो फिर इस पे एक पी वाई क्यू है, वो भी मैं आपको पूछूंगा कि वो पी वाई क्यू किस तरह से आया था, तो इसलिए बता रहा हूँ क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इफ, नंबर वन क्या है, इफ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ रोटेशनल एक्सिस इज फिक्स्ड। इफ रोटेशनल एक्सिस जो है आपकी फिक्स्ड है, मतलब आपकी रोटेशन जो है जैसे पंखा है, एक फिक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। इफ योर रोटेशनल एक्सिस इज, मतलब मैं
सीलिंग फैन की बात कर रहा हूँ, वो एक एक्सिस पे है, वो फिक्स्ड है, वो उसी एक्सिस पे घूमेगा, ठीक है, फिक्स्ड है। देन याद रखना, देन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर, याद रखिएगा, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विद टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम, अगर उसके क्या है, रोटेशनल एक्सिस फिक्स्ड है, ठीक है। बट बट इसमें कैच क्या है, बट इट्स, याद रखिएगा इस बात को, बट इट्स मैग्नीट्यूड में चेंज, मैग्नीट्यूड में चेंज from point to point when rotation is non uniform, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर होगी बात, क्या मतलब है इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको आप ऐसे स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात का मतलब समझिए इस बात को। हम पहले डिस्कस करते हैं, ये क्या कहना चाहता है कि सपोज के लिए आपके पास एक सीलिंग फैन है, ठीक है, ये सीलिंग फैन है आपका, एक पर्टिकुलर एक्सिस पे वो है और वो घूम रहा है, ठीक है, और वो इस तरह से घूम रहा है, आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हुआ होगा। आपका सीलिंग फैन जो है ऐसे से घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है, एज्यूमिंग, तो अब क्या है, जब वो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे घूम रहा है तो हर पॉइंट पे ओमेगा ओमेगा की डायरेक्शन सेम है, ओमेगा की डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, जिस डायरेक्शन में ओमेगा अगर ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा ऐसे ही घूमेगा, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी, बट अगर मैंने क्या किया, वो उसको नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं, रोटेशन उसकी नॉन यूनिफॉर्म कर रहा हूं, तब क्या होगा, तब उसकी डायरेक्शन तो सेम रहेगी बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन के लिए या बेसिक जो आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ के बात को, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां से आपका पी वाई क्यू आया हुआ है, पी वाई क्यू आया हुआ है, क्या है पी वाई क्यू था, इसका आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं आपको पी वाई क्यू बता देता हूँ, वो क्या बोलते हैं, एक ऐसे करके एक रोटेशनल आपका, और जस्ट अ मिनट ठीक से बना देता हूँ, वो बोलते हैं आपके पास एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म जो है एक एक्सिस के क्रॉस क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये इस एक्सिस के क्रॉस क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए ये पूछा है, क्वेश्चन को दो तीन तरह से पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि अगर मैंने एक क्वाइन को पॉइंट इधर रखा है और एक क्वाइन को मैंने इधर रखा है, यानी कि एक क्वाइन मेरा इधर है, एक क्वाइन मेरा इधर है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, कौन सा क्वाइन जो है जल्दी ज्यादा वेलोसिटी से घूमेगा, कौन सा क्वाइन ज्यादा वेलोसिटी से घूमेगा, पॉइंट नंबर 1 ये था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 1। वैसे ही क्या हुआ था, एक क्वेश्चन आपके लिए और भी था, शायद ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट रिमेंबर दिस थिंग, या पीवाईक्यू है, क्वेश्चन एक और आया था, उसमें भी क्या था, एक रोटेटिंग डिस्क है, आप रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, वो एक एक्सिस के क्रॉस क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, एक एक्सिस के क्रॉस वो भी घूम रहा है, ठीक है। और एक आंट ने, आंट बोले तो चींटी, एक आंट ने क्या किया, वो सेंटर से, इस पॉइंट से वो क्या कर रही है, वो आगे को बढ़ रही है, यहां से इस तरह से कॉर्नर की तरफ को जा रही है, एज की तरफ को जा रही है। आपसे पूछा गया था कि वेलोसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, ये था क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन में आपको इसमें दे देता हूं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विल इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन्स सेम
इसमें भी रिमेन्स सेम। दो क्वेश्चंस है, ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। इसी चीज में अगर वो एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और भी बता देता हूँ आपको मैं। एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में और बनता है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन बनता है कि आपने क्या किया, एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म लिया, ठीक है, एक एक्सिस के क्रॉस वो घूम रहा है, जस्ट अ मिनट, वो एक एक्सिस के क्रॉस इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये था, ये फ्रिक्शनलेस नहीं है, इसके पास फ्रिक्शन है म्यू, जैसे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है म्यू। क्वेश्चन ये था, आपने क्या किया है, एक कॉइन यहाँ पे रखा है रैंडमली, एक पॉइंट पे रखा है। क्वेश्चन ये था, किस पॉइंट पे, एट व्हाट पॉइंट विल द कॉइन फ्लाई अवे। समझिए बात को, ये तीन तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना, ये आपके पीवाईक्यूज बनते हैं यहाँ से तीन तरह के, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है, इसी क्वेश्चन का एक ये भी होता है कि म्यू की वैल्यू कितनी होगी, सो दैट कॉइन डज नॉट फ्लाई अवे। ये पीवाईक्यूज थे आपके, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ रखे हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है। वैसे अब आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। आई होप ये एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह हम पढ़ चुके हैं, तो इसकी बेसिक चीजें तो आपको, डेफिनेशंस वगैरह तो आपको आती होंगी, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह की बेसिक डेफिनेशन तो आपको आती होंगी। हमें ये भी पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और अल्फा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा वेक्टर ओवर डेल्टा टी। बात क्लियर होगी। अगर मैंने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड कम कर दिया, डेल्टा टी की वैल्यू को 10 to 0 कर दिया, फॉर अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वही इंटरवल को अगर मैंने छोटा कर दिया तो पेपर में पूछा जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये किसके बराबर होगा, डी ओमेगा बाय डी टी के। क्लियर होगी बात को। और इसी के साथ आपके पास एक और आता है कि रिलेशनशिप आ जाता है बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड अल्फा। तो वो क्या आता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट्स है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, कि ए वेक्टर की वैल्यू आर वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्लियर होगी बात इतनी सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है आपके पास क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। आपके लिए ये चीज है इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब ये होता है कि टर्निंग इफेक्ट कितना है। आपने क्या किया, आप जैसे दरवाजा खोलते हो, एक किसी एक्सिस के अक्रॉस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कितना है। जैसे आप ये दरवाजा खोल रहे हो, आप इस एक्सिस के अक्रॉस खोल रहे हो, ठीक है। तो अगर आप इस दरवाजे के इधर फोर्स लगाओगे, तब आपको ज्यादा ताकत लगेगी कि कम ताकत लगेगी। जब आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे, कम ताकत लगेगी या ज्यादा ताकत लगेगी। ये जो टर्निंग इफेक्ट है, हम ताकत ज्यादा या कम लगेगी वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये जो टर्निंग इफेक्ट है, फोर्स की वजह से जो आपका दरवाजा है एक एक्सिस के क्रॉस घूम जा रहा है, वो खुल जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। और टॉर्क में आपने चीज याद रखनी है, टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं एस आर एफ साइन थीटा। आर और एफ के बीच में एंगल कितना है, और एन कैप, एन कैप क्या है, डायरेक्शन। वो क्या है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, राइट हैंड थंब रूल। और एक तरीका मैंने आपको और बताया था, क्या था, आई जे के। अगर मैं आई से जे जा रहा हूं तो मुझे के क्रॉस मिलेगा, जे से के जा रहा हूं तो मुझे आई के क्रॉस मिलेगा, के से आई जा रहा हूं तो मुझे जे के क्रॉस मिलेगा। बट वहीं पे अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं,
इसमें प्लस मिलेगा। अगर मैं I से K जा रहा हूँ, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो क्या होगा? अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो I से K जा रहा हूँ तो मुझे माइनस J मिलेगा। K से J जा रहा हूँ तो माइनस I मिलेगा। J से I जा रहा हूँ तो माइनस K मिलेगा। ठीक है? वो डायरेक्शन आपको वहां से मिल जाती है। ठीक है? आई होप ये बात टॉर्क का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। हाँ, अब जैसे हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, इसी का सिग्निफिकेंस है वो हम इस क्वेश्चन को यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके रेंच के हैंडल्स होते हैं, वो भी लंबे होते हैं। क्यों होते हैं? यही रीजन है कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ साइन थीटा। आर आपका जितना कम होगा, मान लीजिए किसी को, जैसे कि आपको दरवाजा खोलने के लिए आपको जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है, लेट जैसे वो टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, लेट जैसे वो है 5 न्यूटन मीटर की फोर्स की रिक्वायरमेंट है, आर क्रॉस एफ। अगर ये रिक्वायरमेंट है तो इस रिक्वायरमेंट को दो तरीकों से मैं अचीव कर सकता हूँ। अगर मैं फोर्स ज्यादा लगाऊं, क्योंकि देखो ना, आपको क्या चाहिए, 5 इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। दो तरीके हैं। 5 अटेन करने के लिए या तो मैं फोर्स ज्यादा लगाऊं तो मुझे आर कम करना पड़ेगा, आर ज्यादा लगाऊं तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो यानी कि हम फोर्स तो ज्यादा, एक ह्यूमन एक टेंडेंसी होती है, अब कितनी ही फोर्स लगा लेगा, हर बंदे की बस की बात तो नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, आर को ज्यादा कर देते हैं, आर को ज्यादा कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है कि अगर हम दरवाजे के बाहर वाले हिस्से पे फोर्स लगाएंगे तो कम फोर्स में दरवाजा खुल जाता है, और जितना एक्सिस के नजदीक हम दरवाजे पे फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है दरवाजे को खोलने के लिए। समझ गए? तो यहां से आपके पास असर्शन एंड रीजन एंड कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल, ये तीन तरह का क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, डायरेक्शन निकालने के लिए आपके पास बन सकता है। ठीक है? और आपने क्या करना है, एक आपके बुक में कॉन्सेप्ट है कि एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, टॉर्क का एक्सप्रेशन आपने निकालना है इन कार्टेशियन एंड बोथ, उसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में वो एक्सप्रेशन आपने डायरेक्टली याद कर लेने हैं। टॉर्क इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये बेसिकली कुछ नहीं होता, ये बेसिकली क्या कहते हो, आप उसके कार्टेशियन को, उसका uh, इस तरह से डिटर्मिनेंट को खोलते हो, आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, वहां से आपका सी वैल्यूज आपको निकल के आ जाती है। ठीक है? तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये कॉन्सेप्ट अपने बुक से डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए। ठीक है? इसके बाद आती है पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क, देखिए बच्चों को ना फॉर्मूला याद करने में बड़ी दिक्कत होती है इन चैप्टर्स के, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला सारे लिंक्ड है क्लासिकल जो आपने अभी तक पढ़ के आया। कैसे? जो काम वहां पे फोर्स करती है वो काम यहाँ पे टॉर्क करता है, फोर्स जो काम वहां करेगी यहाँ पे वो काम कौन करेगा, टॉर्क करेगा रोटेशन में। तो पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर का फॉर्मूला वहां क्या था, एफ डॉट वी। जो काम वेलोसिटी करेगी वो काम यहाँ पे ओमेगा करेगा, तो यानी कि रोटेशन में पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाउ ओमेगा। क्या बन जाएगा, टाउ ओमेगा। क्लियर हुई बात? आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ये चीज हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम वहां पे डिस्कस करते हैं, जैसे हम बात करते हैं, हाँ, काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी वहां कितनी होती है, हाफ एम स्क्वायर। तो जो काम वहां पे एम करता है वो काम यहाँ पे इनर्शिया करता है, तो हाफ आई। जो काम वी करता है वो काम कौन करता है, ओमेगा, तो आई ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूलास को याद किया जाता है। वैसे ही हमें पता है जो काम फोर्स करता है, फोर्स की बात क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू डीपी ओवर डी। जो काम मोमेंटम कर रहा है, जो काम वहां पे मोमेंटम करता है वो काम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम करता है। तो यानी कि यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एल ओवर डी टी, डी टाउ, डी टी सॉरी, डी एल ओवर डी टी। क्लियर होगी बात इतनी सी? तो इन चीजों को आपने याद रखना है। जैसे एंगुलर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी होता है, तो यहाँ पे P का काम कौन करेगा, L एंगुलर मोमेंटम, M का मास कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, V का काम कौन करेगा, ओमेगा, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। इस तरह से फॉर्मूलास को याद किया जाता है। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पे? और एक चीज और आपने याद रखनी है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, उसको हम R क्रॉस P भी कहते हैं, R क्रॉस P से भी करते हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है? इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो आपने याद कर लेनी है, पेपर्स में आपकी बुक में गिवन है, तो उसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है? तो जो जो मेन चीजें हैं वो आपने याद रखनी है। ठीक है? एक चीज आपने और याद रखनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए आपका ये ग्रेविटेशन से लिंक हो जाएगा, ये जो चीज है आपका ग्रेविटेशन से लिंक हो जाएगा। कैसे? चलिए ग्रेविटेशन का जो लिंक है इसका अभी डिस्कस नहीं करते, वो हम आगे ही करेंगे कैपलस लॉ में। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी यहाँ पे समझ लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो क्या है कि एल वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2m डी ए वेक्टर ओवर डी टी। और ये जो डी ए ओवर डी टी होता है ना, डी ए ओवर डी टी, इसको आप बोलते हो क्या, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी, ये आपका पी वाई क्यू है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछा गया है। ठीक है, एरियल वेलोसिटी बोलते हैं और इसका मतलब क्या होता है, कितना एरिया वो कवर कर रहा है इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एरिया कवर्ड इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ये मतलब होता है एरियल वेलोसिटी। समझिए बात को। तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं एज 2 टाइम्स द मास इनटू द एरियल वेलोसिटी। और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ग्रेविटेशन में यूज होता है, कहाँ पे, कैप्लर्स लॉ में। किस लॉ में होता है वहां पे डिस्कस करेंगे, बट अगर आपको पता है तो आप प्लीज बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एल एंड टॉर्क। मोमेंटम और टॉर्क में क्या रिलेशन है, ये हमें ऊपर भी डिस्कस कर लिया, बट चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो काम मोमेंटम क्लासिकल में करता है वही रोटेशन में होता है, ट्रांसलेशन में जो काम मोमेंटम करता है वही आपका रोटेशन में करेगा, एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क किसके इक्विवेलेंट होता है, फोर्स के। तो देखिए एल का काम पी वाला काम होगा, इसको वैसे वर्सा लिखते रहो, एक मिनट। जो काम पी करता है वो यहाँ पे एल करता है, जो काम आपका फोर्स करती है वो काम यहाँ पे टॉर्क करता है। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि F किसके बराबर होता है, dp ओवर dt के। तो दिस इंप्लाइज टॉर्क विल बी इक्वल टू dl ओवर dt। आई होप आपको फॉर्मूलाज याद करने में आसानी रही होगी। ठीक है, वहीं पे अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो सब इंडिविजुअली ऐड होते रहते हैं। और जैसे हम बात करें टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dl ओवर dt इज इक्वल टू टॉर्क कितना होना चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर्स नहीं आते। वैसे ही जैसे dp ओवर dt होता है, वहां पे क्या होता है, f एक्सटर्नल, वैसे ही चीज यहाँ पे चलती है। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए अब आ रहे हैं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस बेस पे पी वाई क्यूज आपके बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इस पूरी जो जो चैप्टर हम कर रहे हैं ना, रोटेशन है, रोटेशन जो चैप्टर हमने अभी तक किया, इसमें जो अभी तक के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, जो मतलब मेरी नॉलेज में आए हैं, वो क्वेश्चन आए हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी से। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया है, बट मोमेंट्स पे क्वेश्चन बहुत बहुत आया है, और मोमेंट्स को आप तब तक डिस्कस नहीं कर सकते जब तक आप इक्विलिब्रियम को, आप रिजिड बॉडीज को समझोगे नहीं। ठीक है, तो ये जो आपका सेकंड पार्ट है सिलेबस का, ये वो वाला हिस्सा भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको कवर करते हैं, ये अच्छा टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि ये चीजें बाद में समझ नहीं आती। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है आपका, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, ये कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल हो या आपका इक्विलिब्रियम रोटेशनल हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन होती है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, और दूसरी कंडीशन होती है आपकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को समझेंगे पहले। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कंडीशन फॉर या कंडीशन ऑफ, फॉर कर देते हैं इसको, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, या इसको फर्स्ट कंडीशन करते हैं, रुकिए। पहला है फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो होती है वो किससे डील करती है, ट्रांसलेशनल मोशन से। किससे डील करेगी, ट्रांसलेशनल मोशन से डील करेगी। ठीक है, आप देखिए इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। देखिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो किससे डील करती है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल मोशन से। मोशन की जगह वर्ड इक्विवेलेंट जो है वो आप करेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यानी कि इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, जीरो।
एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होनी चाहिए? 0। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगी? कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगी? या इफ v इज इक्वल टू 0, तो बॉडी मूव ही नहीं कर रही, और अगर मूव कर रही है तो v की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि बॉडी एक्सेलरेट नहीं करनी चाहिए। समझिए, दो कंडीशन है। बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से डील करती है, उसकी दो कंडीशन है, या तो v 0 होना चाहिए या v आपका कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ नेट कितना होना चाहिए? 0। एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो आपका वो कितना होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। और अगर आपका v की वैल्यू 0 है तो बॉडी रुकी हुई है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जब v इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो अगर बॉडी मूव भी कर रही है मगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर, तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। आई होप ये बात क्लियर होगी। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से डील करती है, यानी कि बॉडी इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है कि एफ एक्सटर्नल 0 होना चाहिए, एफ नेट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। एफ नेट अगर 0 है तो दो कंडीशन है आपके पास, एक यानी कि v इज इक्वल टू 0 या v इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये चीज हमने कहाँ डिस्कस की थी? ये चीज हमने डिस्कस की थी कहाँ पे अभी करके आया था ना, हाँ यहाँ पे डिस्कस की थी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम में हमने चीज डिस्कस की थी। ठीक है, तो यानी क्या, तो v 0 होना चाहिए या v कांस्टेंट होना चाहिए? अगर v 0 है, अगर v की वैल्यू 0 है, इस बात का मतलब क्या है? अगर v की वैल्यू 0 है, इसका मतलब बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अगर v की वैल्यू 0 नहीं है तो मतलब बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। और हमें एक चीज और पता है कि F इज इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी आर भी होता है। ये चीज भी हमें पता है, ये हम वर्क एनर्जी पावर में भी सीख के आए हैं। और यहाँ पे क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो यानी कि माइनस डी यू ओवर डी आर क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है? इस कंडीशन का मतलब क्या है? इस कंडीशन का मतलब ये है कि अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी का क्या है? तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। समझिए बात को, इस चीज का ध्यान रखेगा। आपके पास तीन केसेस आ गए, तीन कंडीशंस आ गई कि बॉडी अगर आपके ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उसके होने का मतलब क्या है? तो v इज इक्वल टू 0 होगा या v इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल एनर्जी या तो मैक्सिमम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम होगी। क्लियर हो कितने से बात? ये तीन चीजों को आपने ध्यान रखना है। यानी कि ये कंडीशंस क्या हो गई? एक फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई, ठीक है, और ये आपकी थर्ड कंडीशन हो गई। क्लियर होगी बात इतनी सी? ये तीन कंडीशंस आपके पास हो गई, इनका ध्यान रखना है आपने। ठीक है, मैं आपको ये अलग पेन से कर देता हूँ। ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन, ये है आपकी सेकंड कंडीशन, और ये है आपकी थर्ड कंडीशन हो गई बॉडी का। और इसके बाद इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तीन तरह का है। कैसा? या तो है आपका स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, दूसरा है आपका क्या? अनस्टेबल, और तीसरा होता था का न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जब मैंने बॉडी को हल्का सा अपनी पोजीशन से हिलाया, तो बॉडी वापस अपनी पोजीशन में आ गई, मतलब वो वापस थोड़ी देर में अपनी पोजीशन में आएगी। उस तरह के इक्विलिब्रियम का हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके एग्जांपल आपने याद रख लेना, जैसे टेबल चेयर होता है आपका, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि मैंने बॉडी को जब हिलाया ना, वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आई। बॉडी को मैंने हिलाया, वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बुक को एक कॉर्नर पे रखा और बुक को धक्का दे दो, हल्का सा पुश कर दो, बॉडी वापस, बुक खड़ी नहीं होगी, बुक गिर जाएगी। उस वापस अपनी पोजीशन, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर मैंने बॉडी को धक्का भी दिया ना, उसको डिस्प्लेस भी किया, तब भी वो इक्विलिब्रियम में ही रह रही है। समझ पा रहे बात को? और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में एक बड़ी खास बात होती है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बड़ी खास बात होती है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी में कोई चेंज नहीं आता। दैट इज डेल्टा पीई विल बी इक्वल टू 0। डेल्टा पीई, डेल्टा पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो वो, अगर ये कंडीशन आपके पास ये है कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी किस इक्विलिब्रियम में है? आपकी बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, और ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इस बात को स्किप नहीं करोगे। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और सेकंड कंडीशन जो है आपकी इक्विलिब्रियम की, वो डील करती है किसके साथ? सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये डील करती है रोटेशन के साथ। अब कोई भी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगी? कोई भी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब या तो वो रोटेट ना करे, वही चीज है ना, या तो ओमेगा 0 हो या ओमेगा
कांस्टेंट हो या टॉर्क एक्सटर्नल 0 हो। ये तो कंडीशन आपकी है ही है। आई होप ये बात आपकी क्लियर होगी। ठीक है ना, ये चीज क्लियर होगी आपकी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कई बार बॉडी जो होता है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम में भी होता है, हम बोलते हैं बॉडी पार्शियल इक्विलिब्रियम में है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि बॉडी, ये वर्ड्स याद रखिएगा, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर बॉडी पार्शियल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है, ये हो सकता है कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो बट रोटेशनल में ना हो, रोटेशनल में ना हो, या वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा, या इसकी ऑपोजिट कंडीशन रोटेशनल में और ट्रांसलेशन में ना। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है ना। इसका एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल है जिसपे बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, कि ये आपके पास एक रॉड है, इस पे आपने क्या किया, एक फोर्स यहाँ को लगाई, एक फोर्स आपने यहाँ को लगाई, ये फोर्स आपने यहाँ को लगाई और एक फोर्स आपने यहाँ को लगाई। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का। इस बात का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, अगर आपने एक फोर्स यहाँ को लगाई, एक फोर्स आपने यहाँ को लगाई, दोनों फोर्सेस आपने कैसे लगाई, क्लॉकवाइज लगाई और एंटी क्लॉकवाइज आपने फोर्स लगाई। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू F प्लस एफ इज इक्वल टू 2F होती है, खुद ही सोच के देखिए ना। ठीक है, 2F हो जाएगा, यानी कि बॉडी जो कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, इंप्लाइज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। ठीक है, मगर क्योंकि यहाँ पे रोटेशन नहीं हो रही है, बॉडी घूमेगी नहीं, बॉडी आपकी घूमेगी नहीं, इस वजह से क्या होगा, क्योंकि बॉडी यहाँ पे घूमेगी नहीं, इसकी वजह से ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। बट वहीं पे अगर हम क्या करें, फोर्सेस इस तरह से लगाएं, तो बॉडी चलेगी नहीं मगर घूम जाएगी, चलेगी नहीं मगर घूम जाएगी। तो जब चलेगी नहीं मगर घूम जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो मगर रोटेशन में नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ठीक है ना। चलिए, अब आपके लास्ट के 3 टॉपिक बच रहे हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। जो टॉर्क होता है उसी को प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को समझने में आपको 2 साइन कन्वेंशन का, एक बेसिक साइन कन्वेंशन का आपने ध्यान रखना है। क्या साइन कन्वेंशन का आपने ध्यान ये रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज जितनी भी चीजें होंगी, एंटी क्लॉकवाइज उनको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, एंड क्लॉकवाइज जितनी भी चीजें होंगी उन्हें हम नेगेटिव लेके चलेंगे। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स होता है, बेसिकली उसके लिए होता है इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है, ये रॉड गिवन है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास एक रॉड गिवन है, बना देते हैं इसको ठीक से। और आपने क्या किया, इसको इस तरह से रखा है, सी सॉ की तरह होता है ना, यहाँ पे आपने इसको तरह से रखा है। अब क्या होगा, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ को, जैसे सपोज ये आर है, मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस इससे कितने पे है, D1 पे, और ये कितने डिस्टेंस पे है, D2 पे। ठीक है, मैंने क्या किया, ये F1 है, ये F2 है, इस पॉइंट पे F1 F2 लगाया, और F2 की डायरेक्शन इधर को है और F1 की डायरेक्शन इधर को है। क्लियर होगी बात इतनी सी। अब बात ये है, अगर इस सिस्टम को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहना है, अगर इस सिस्टम को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहना, तो क्या कंडीशन है, अगर बॉडी को चलाना नहीं है, अब मैं चाहता हूँ बॉडी चले ना, अगर बॉडी चलेगी नहीं तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है, अगर बॉडी में बोलता हूँ चले ना, इस बात का मतलब ये है कि जो आर वैल्यू है, आर वेक्टर की वैल्यू जो है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ हो जा रहा है, वो F1 वेक्टर प्लस F2 के वेक्टर के बराबर होने चाहिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के।
इस केस में मुझे पता है कि अगर आपको ये केस समझ नहीं आया ना, ये केस समझ नहीं आया है, इस केस को हम यहाँ से समझ लेते हैं, इस केस के थ्रू। देखिए, हमने क्या किया, ये एक सिस्टम है, हमने एक फोर्स यहाँ को लगाई, एक फोर्स हमने यहाँ को लगाई, दोनों फोर्सेस हमने यहाँ को लगाई। अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, आप थोड़ी देर के लिए इस चीज को यहाँ पे भूल जाइए कि हमने सेंटर पे कुछ लगाया है, हम इस चीज को थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो बॉडी क्या करेगी, ये क्या करेगी, इसकी नेट मूवमेंट कहाँ को हो जाएगी, नीचे वाली डायरेक्शन में। ये बात क्लियर हुई, ट्रांसलेशन मोशन में आ जाएगा, घूमेगा नहीं। बट वहीं पे क्या है, अब हमने क्या किया, ये हमने ये फोर्स यहाँ को लगाई। अब एज्यूम कीजिए कि आप यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे, कुछ टाइम के लिए यहाँ कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे। तो अगर जब इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो तो वो रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब एज्यूम कीजिए यहाँ पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में। अब आई होप अब आपको ये केस क्लियर हो रहा होगा। अब ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमें ये तो पता लग गया कि वो सीधा नहीं चल रहा है, अब वो सीधा नहीं चल रहा है, ट्रांसलेशनल नहीं है। अब मैं चाहता हूँ उसमें रोटेशनल भी ना हो, तो वहां पे हमने पॉइंट रखा था सेंटर ऑफ मास में, यहाँ कहीं रखा था। इसको और भी मतलब जनरलाइज करने के लिए हमने वो पॉइंट अब हमने यहाँ रखा है, ठीक है। ये डिस्टेंस d1 में है और ये डिस्टेंस d2 पे है। और मोमेंट क्या होता है, टॉर्क। अब मैं चाहता हूँ ये रोटेट ना करे। रोटेट ना करने की कंडीशन क्या थी, रोटेट ना करने की कंडीशन क्या है कि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम रोटेट कब नहीं करेगा, कि जब जितना टॉर्क इसकी वजह से लग रहा है, जितना टॉर्क इसकी वजह से लग रहा है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे को कैंसिल कर दे। तो वो कब होगा, जब F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, F1 D1 माइनस F2 D2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन है आपकी इक्विलिब्रियम की। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हुआ होगा। अब वैसे ही दूसरा एग्जांपल भी समझ लेते हैं, जैसे ऊपर वाला हमने किया था, ये यहाँ को लग रहा है, ये यहाँ को लग रहा है, ये नीचे को लग रहा है, ये ऊपर को लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब देखिए, अब खुद ही सोचिए, अब आप क्या कर रहे हो, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑपोजिट एंड्स पे लगा रहे हो, ये भी एफ है, ये भी एफ है। तो आप अगर कोई स्केल भी साथ में रखिए, अब एक फोर्स यहाँ ऐसा उसके एक कॉर्नर पे लगाइए, एक फोर्स ऊपर वाले कॉर्नर पे लगाइए, तो सिस्टम कभी मूव नहीं करेगा, बट वो एक एक्सिस के अक्रॉस, सपोज कीजिए इस एक्सिस के अक्रॉस वो घूमना शुरू कर देगा। इस तरह से वो घूमना, स्टीयरिंग व्हील की तरह घूमना शुरू। स्टीयरिंग व्हील पे जब फोर्सेस लगाते हैं, स्टीयरिंग व्हील आगे पीछे थोड़ना होता है, चलाते थोड़ना हम उसको आगे पीछे, स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं, इस तरह से लगाते हैं। क्लियर होगी बात इतनी से, ये है मोमेंट ऑफ कांसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। जब हम इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपके काम आएगा। और ये चीज है पी वाई क्यू, यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज समझेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कब सेम पोजीशन पे होगा, कब सेम पोजीशन पे नहीं होंगे, ठीक है। तो यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट, इज अ पॉइंट, इस बात को समझिएगा, इसकी डेफिनेशन में सब कुछ छुपा हुआ है। इज अ पॉइंट वेयर द वेट ऑफ द बॉडी, वेयर द वेट ऑफ द बॉडी acts and total gravitational torque is zero। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जहां पे वेट ऑफ द बॉडी एक्ट करेगा और ग्रेविटेशनल टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। इतनी इंटरेस्टिंग चीज आपको समझिए, इसके डेफिनेशन में सब कुछ छुपा है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दो कंडीशन है कि क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पे बॉडी का वेट एक्ट करता है, बॉडी का वेट भी एक्ट करे और ग्रेविटेशनल टॉर्क भी क्या हो, जीरो। तो यानी कि पूछेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट वेयर वेट एक्ट करेगा बट ग्रेविटेशनल टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। यही होगा, वेट एक्ट करेगा बट ग्रेविटेशनल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। ऐसे करके चीजें क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको पता होगा कि वेट एक्ट करता है और ग्रेविटेशनल टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू जीरो होता है, सॉरी। तो आंसर क्या होगा इसका, ये वाला, ग्रेविटेशनल टॉर्क भी जीरो होना चाहिए और वेट भी एक्ट करे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लियर होगी बात को। तो यानी कि आपके पास जो पहली बात, वेट तो एक्ट कर ही रहा है और साथ में समीशन एम आई आर आई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए उस पॉइंट पे।
पॉइंट नंबर 1 हो गया ये। अब क्वेश्चन उठता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कब सेम होंगे। आप ये याद रखिएगा, ये कंडीशन पे एक और कंडीशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम ऐसे लिख लेते हैं, एंड सेंटर ऑफ मास में और मे नॉट कोइंसाइड। वो कोइंसाइड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। वो कोइंसाइड कब नहीं करेंगे, क्वेश्चन ये होता है कब नहीं करेंगे। वो तब नहीं करेंगे कि जब मैं बॉडी को इस तरह से एक्सटेंड करूं कि जी वेक्टर की वैल्यू, जी की वैल्यू चेंज करना शुरू हो जाए, जी वैल्यू स्टार्ट्स टू चेंज। इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब सेम पोजीशन पे नहीं होंगे जब क्या होगा, when the body is extended in such a way that g vector tends to change। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे इस बार क्वेश्चन तो एटलीस्ट बन ही सकता है। समझ की बात कोई, इस बार तो क्वेश्चन इस पे बन ही सकता है आपको, तो चीज का ध्यान रखिएगा कि बॉडी को मैं इस तरह से एक्सटेंड कर रहा हूँ कि बॉडी की जो वैल्यू है जी की वैल्यू उसमें वेरिएशन आना शुरू हो जाए, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपस में कभी भी कंसाइड नहीं करेंगे। ठीक है। और आज के दिन का आखिरी टॉपिक आज के दिन का है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। इक्वेशंस इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। देखिए, इसकी डेरिवेशन हमारे काम की नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता करने का सबसे बढ़िया तरीका एक ही है, हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। वेलोसिटी का काम यहाँ कौन करता है, ओमेगा। तो इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एक्सेलरेशन का काम कौन करता है, अल्फा इंटू टी। टी का काम टी करेगा, पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। यहाँ पे एस का काम, डिस्प्लेसमेंट का काम कौन करता है, थीटा। यू का काम ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर होगी बात। तीसरा काम क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सॉरी जस्ट अ मिनट, जंप कर गया। देखिए, थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। क्लियर होगी बात इतनी सी। और आपको ये भी पता ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय टी के बराबर होता है। क्लियर होगी बात इतनी सी। तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपका आज का चैप्टर वाइंड अप होता है, चैप्टर लंबा होगा, चलिए कोई नहीं। अब इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, डिफरेंस आपको समझ आए होंगे। सो मेक श्योर कि आप इसको आज रिवाइज करें ताकि कल हम इसके क्वेश्चंस को कर पाए तो वो क्वेश्चंस आते हो। ठीक है। और जहां जहां मैंने आपको पीवाईक्यू बताया वहां से पीवाईक्यू आए हुए हैं, तो ध्यान से उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। और जो नए लोग आए हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छे से पढ़िए, और कुछ भी डाउट्स हो तो मेक श्योर यू कमेंट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है। और इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे, और बाकी जो डिटेल में ऐसा है ऑलरेडी मेंशन, नए बच्चों को बता देता हूँ, जो हमने बाकी के एमसीक्यूज करने हैं लार्ज क्वांटिटी में, वो हम करेंगे जब हमारा पूरा सिलेबस माइंड अप हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।